चैप्टर नंबर 6 एसी फंडामेंटल्स में लोग जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट पोजीशन की हम लोगों ने बात कर ली थी कि एक कॉइल है हमारे पास फॉर डायनामिकली के लिए, कि एक कॉइल है और उस कॉइल पे ये देखिए, ये जो कॉइल आपको क्या दिख रही है, इसमें बताया गया था कि कॉइल जैसे ही क्या होगा, ये कॉइल जो है, ये कॉइल जैसे ही रोटेट होगा बाय यूजिंग प्राइम मूवर की सहायता से, जैसे ये रोटेट होगा वैसे क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा ये। ठीक है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है, इसको क्या करेगा, कॉइल अगर रोटेट करता है तो क्या करेगा, कट करते हुए रोटेट करेगा। ठीक है, उस कॉइल के एंड पर क्या होगा, फैराडे लॉ के अनुसार ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो गया। और एक टाइप्स और है, एक पोजीशन और बनता है हमारा, तो जिस प्रकार से वहाँ पे जनरेशन होता है वोल्टेज का, अगर हम कॉइल की जगह एक कंडक्टर का यूज़ करें, ठीक है, इस कॉइल की जगह हम एक कंडक्टर का यूज़ करें, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास देखिए डायग्राम ये है। ठीक है, तो जो सेकंड हमारा जो पोजीशन है मैग्नेटिक फील्ड जो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जनरेशन होता है, वो जो हमारा सेकंड डायग्राम ये देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पे हमने कॉइल का यूज़ किया था, यहाँ पे एक कंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए, ये जो लाइन आ रही है, ये क्या है, हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फाई हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, दो पोल एन और एस पोल, हमने दो पोल के बीच में दो पोल रखे हुए और दोनों पोल के बीच में क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर एक्स एक्सिस पे अपने कंडक्टर को कुछ इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, और जो ये ओमेगा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ये कंडक्टर जो है एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हुआ है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, और कंडक्टर का पोजीशन कुछ ऐसा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या पोजीशन है, यदि कंडक्टर का पोजीशन रोटेशन के बाद क्या हो, एक्स एक्सिस पर आ जाए, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाए, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाए, ये कंडक्टर जो इस प्रकार से ऐसे है, वो एक्स एक्सिस पे अगर इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे आ जाए, तो यदि कंडक्टर का पोजीशन रोटेशन के बाद एक्स एक्सिस पर आ जाए, तो उस वक्त मैक्सिमम क्या होगा, इस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब हमारा कंडक्टर इस प्रकार से रहेगा, इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इसको पूरी कंडक्टर को कट करते हुए जाएंगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पे से होके जाएंगे। ठीक है, इस पे से होके जाएंगे पूरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यदि कंडक्टर का पोजीशन रोटेशन के बाद एक्स एक्सिस पर आ जाए, तो उस वक्त मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रोटेशन ऐसे होकर के रोटेट करते करते अगर हमारा ये है रोटेट करते हुए यहाँ ऐसे आ जाए, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ईएमएफ पूरा मैक्सिमम ईएमएफ हमको यहाँ पे जनरेशन होगा। मैक्सिमम ईएमएफ का मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर को लिंक कर रहा होगा उस वक्त, मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर को उस वक्त लिंक कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल पे, जो हमारा ये ऐसा रहेगा तो। ठीक है, और यदि पोजीशन वर्टिकली हो जाए, ठीक है, यदि पोजीशन क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, अगर पोजीशन वर्टिकली हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस वक्त क्या हो जाए, अगर पोजीशन वर्टिकली हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकली अगर हमारा ये कंडक्टर हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर कट नहीं करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर ये कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के सीध में ही हो जाएगा, तो कोई भी क्या एकाक ये थोड़ी बहुत कट करेगी, नहीं तो ये भी नहीं कट करेगी। अगर हमारा ये एक्स एक्सिस से हट करके सीधे यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो सीधे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, अगर हमारा जो कंडक्टर वर्टिकली है यानी पैरेलल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस वक्त कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स या किसी मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर कट नहीं करेगा। उस वक्त जो ईएमएफ होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। जब कट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं, तो उस वक्त हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक ईएमएफ क्या होगा, वहाँ पे जीरो होगा। ठीक, तो हमारा देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स जो हमारा बन रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो बनेगा, ये क्या फाई आर है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ बनेगा, तो ये हमारा यहाँ दिखाया गया मैक्सिमम फ्लक्स जो बनेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर। ठीक है, और फाई आर के जो दो कंपोनेंट हैं, देखिए जो फाई आर है वो क्या है, हमारा फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे, तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर है यहाँ, ये जो फाई हमारा रिजल्टेंट पूरा फ्लक्स बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये जो हमारा डायरेक्शन दिखाएगा, ये फाई आर जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, फाई कॉस थीटा और फाई एम साइन थीटा। ठीक है, कंडक्टर के 90 डिग्री पर जो हमारा ये कंडक्टर है, इसके कंडक्टर के 90 डिग्री पर इफेक्टिव है फाई एम कॉस थीटा जो बनेगा, ये कंडक्टर के 90 डिग्री पर क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, इफेक्टिव वोल्टेज जनरेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज हमारा क्या है, यहाँ पे थीटा है, हमने माना कि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे क्या है, ये थीटा है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज। और इस पोजीशन पर अगर जीरो से थीटा की बात करें, इनटू जीरो थीटा की बात करें, तो जो
फ्लक्स के दो कंपोनेंट हैं हमारा, जो इस फ्लक्स है, इस फ्लक्स के जो दो कंपोनेंट है, एक इधर देखिए आइए फाई एम साइन थीटा और इधर गया फाई एम कॉस थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हैं, तो जो परपेंडिकुलर इसके एक कंपोनेंट आएगा इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर जो एक फ्लक्स आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट आएगा, सॉरी, इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा और एक इसके क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एक इधर आएगा और एक इसके पैरेलल आएगा, ठीक है, और इसके पैरेलल होगा। जो पैरेलल होगा यहाँ पे, ठीक है, जो ये पैरेलल होगा वह इफेक्टिव फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल वाला पहले बता दिया गया कि अगर पैरेलल हमारा कंडक्टर हो जाता है इस प्रकार से तो कोई भी फ्लक्स क्या करेगा, कटेगा नहीं, वहाँ पे कोई भी ईएमएफ जनरेट होगा नहीं। इसलिए जो इसके पैरेलल होगा वो क्या इफेक्टिव फ्लक्स नहीं होगा, और यानी वो फ्लक्स इसको कट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, यानी ये फ्लक्स क्या होगा, इसको कट नहीं कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फाई एम साइन थीटा मान लिए, ठीक है। जो इफेक्टिव नहीं है, जो पैरेलल में है, उसको क्या हमने मान लिया, फाई एम साइन थीटा, ठीक है। और जो कट कर रहा है, जो इफेक्टिव है, उसको हमने क्या मान लिया है, फाई एम कॉस थीटा, ठीक है। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए, फैराडे लॉ के हिसाब से हमारा क्या होगा, द वोल्टेज जनरेट इन अ सिंगल कंडक्टर बाय फैराडे लॉ के हिसाब से देखिए V बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। देखिए जो हमारा ये टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स है, ये क्या फाई आर है, हमने इसको फाई आर से जुड़ किया है थीटा को। तो यहाँ पे अगर हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाले V बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी बाई फैराडे लॉ के हिसाब से, ठीक है, तो माइनस डी बाई डी टी फाई एम कॉस थीटा। यहाँ पे हमने फाई एम कॉस थीटा क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये इफेक्टिव फ्लक्स है, इफेक्टिव वोल्टेज है, क्योंकि ये इसके फाई एम कॉस थीटा को हमने क्या माना, ये इफेक्टिव है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ये क्या है, फाई एम का साइन थीटा इफेक्टिव है नहीं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिया नहीं है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ फाई एम कॉस थीटा को लेकर क्वेश्चन सॉल्व इसको सॉल्व करते देखिए क्या आता है हमारा। जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V बराबर है माइनस डी बाई डी टी फाई एम कॉस थीटा, इसके बाद हमारा आएगा माइनस फाई एम डी बाई डी टी। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कॉस ओमेगा टी, अगर थीटा को थीटा बराबर ओमेगा टी हमने माना है, ठीक है, थीटा बराबर क्या माना है, ओमेगा टी। अगर हम जो हमारा ये है माइनस फाई एम डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह हमने क्या माना है, इसको ओमेगा टी मान लिया है। अब देखिए V बराबर क्या आ जाएगा, प्लस कैसे होगा, कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी साइन माइनस साइन ओमेगा टी होगा, तो ओमेगा का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो क्या होगा, सॉरी ओमेगा को हमने कॉन्स्टेंट है पहले ले लेंगे, फिर साइन ओमेगा टी हो जाएगा हमारा डिफ्रेंसिएशन करने पे। तो इस प्रकार से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V बराबर प्लस फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, किसके लिए, फॉर सिंगल कंडक्टर के लिए, ठीक है। एक सिंगल कंडक्टर के लिए हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर n टर्न्स के कंडक्टर हो, n टर्न हो या फिर n कंडक्टर हो, कंडक्टर की संख्या एक से अधिक अगर वहाँ हो, यहाँ हम केवल एक कंडक्टर की बात की थी ना, अगर हमारे पास कंडक्टर की संख्या एक से अधिक हो यानी n टर्न्स भी हो, एन कॉयल हो, तो वहाँ पे क्या करें, अगर हम पुट करेंगे वी एम बराबर क्या करेंगे, एन फाई एम ओमेगा, ठीक है, एन फाई एम ओमेगा, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी जो यहाँ पे आया है। अगर हमारे पास एन टर्म हो, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, एन इसमें एन जोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो गया, एन फाई एम ओमेगा, ठीक है। तो वी एम जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा प्राप्त होगा वो क्या होगा, एन फाई एम ओमेगा। अगर हमारे पास एन टर्न्स या कंडक्टर ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर्स एक से अधिक होंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा ये वी एम बराबर एन फाई एम ओमेगा है, ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, फ्लक्स एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वी एम बराबर यहाँ पुट करेंगे, वी एम बराबर एन फाई एम ओमेगा, तो यहाँ देखिए एन फाई एम ओमेगा तो आ गया, तो ठीक है, एन फाई एम ओमेगा की जगह हम वी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो वी एम साइन ओमेगा टी हमको मिल के आ जाएगा, यानी जनरेटेड वोल्टेज हमारा क्या आया है, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, इसका भी नेचर क्या होगा, साइनोसाइडल होगा, ठीक है। तो वी एम साइन ओमेगा टी आया है, साइनोसाइडल हमारा है इसका नेचर। तो इस प्रकार से हमें जो इस पोजीशन पे कंडक्टर के इस पोजीशन में जो हमारा वोल्टेज मिला वो क्या मिला है, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसी एक ताक्षणिक समय पर जो हमारा वोल्टेज मिला है वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये जो है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी का वेव फॉर्म इस प्रकार से बनेगा हमारा, ठीक है। वी एम मैक्सिमम वी है, V और ओमेगा टी के बीच में हमने इस वेव फॉर्म को बनाया है, तो इस प्रकार से वेव फॉर्म बनेगा, साइनोसाइडल है तो, ठीक है। V बराबर इंस्टेंटेनियस V बराबर क्या है यहाँ पे, वी एम साइन ओमेगा टी पाई बाई 2, 0 से पाई और 2 पाई के बीच में एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वोल्टेज,
किस किस फॉर्म में हमारे यहाँ वोल्टेज मिलेगा ये देख लीजिए यहाँ पे। V बराबर एक तो मिलेगा Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, और V बराबर क्या मिलेगा Vm साइन थीटा पहले, ठीक है, थीटा की जगह हमने क्या हुआ माना था, ओमेगा टी माना था, तो एक तो हो जाएगा Vm साइन थीटा, एक हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह अगर हमने ओमेगा टी माना तो, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं V बराबर Vm साइन 2πf t, ओमेगा का मान क्या होता है 2πf होता है, तो हमने ओमेगा का मान रखा 2πf और t, तो एक हमारा क्या फॉर्म बन के आया वोल्टेज का, ये फॉर्म बन के आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें V बराबर तो Vm साइन 2π/t, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ना 2π/t, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा V बराबर Vm साइन 2π/t। इसी प्रकार से हमारा अगर वोल्टेज के लिए फॉर्मूला ये चार पोजीशन या चार फॉर्म बन के आ रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे करंट के लिए भी चार फॉर्म बन के आ जाएंगे। I बराबर Im साइन थीटा, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, I बराबर Im 2πft और I बराबर Im साइन 2π/t इंटू टी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला, जो हमारे वेव फॉर्म्स हैं, वेव फॉर्म के लिए जो वोल्टेज के लिए कितने फॉर्म बनेंगे और करंट के लिए कितने फॉर्म बनेंगे। तो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बोलेंगे बात करेंगे वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, ठीक है, कि हमारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जो बात करें तो वो क्या होती है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब क्या होगा कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वह मान, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वह मान जो किसी इंस्टेंट समय पे हमें मिल रहा हो, किसी इंस्टेंट समय प्राप्त हो रहा हो, क्या कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए, पहले भी आप लोगों को बताया गया था ताक्षणिक मान क्या होते हैं, कि प्रत्यावर्ती राशियों के किसी क्षण पर उसके मान को, प्रत्यावर्ती राशियों किसी क्षण पर उसके मान को राशि का ताक्षणिक मान कहते हैं। इसे स्मॉल आई एवं स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान के लिए समीकरण क्या बनता है, आई इक्वल टू स्मॉल आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टता के लिए क्या बनता है, स्मॉल वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन एवरी साइकिल द अल्टरनेटिंग गोज थ्रू इट्स मैक्सिमम वैल्यूज पॉजिटिव मैक्सिमम एंड निगेटिव मैक्सिमम एट अ टाइम कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको महत्तम मान, शिखर मान या पीक वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होती है, द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। मतलब एवरेज वैल्यू क्या होता है, किसी भी इंस्टेंटेनियस साइनसॉइडल वेव में एक जो हमारा एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टोटल हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलते हैं, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितने भी हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलते हैं उन सभी का औसत क्या होता है, एवरेज वैल्यू कहते हैं उसको, ठीक है। एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर करेंट अपॉन बेस लेंथ ऑफ, करेंट नहीं, एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व और अपॉन बेस लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन फॉर्मूला में इसको देखें एवरेज को, तो हम अगर किसी भी एक साइकिल का एवरेज निकालते हैं तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, यानी एक निश्चित समय तक 0 to t इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई भी आई डी टी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए आई एवरेज बराबर क्या होता है, आई एवरेज इक्वल टू लिखा है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t लिमिट के साथ आई डी थीटा के साथ अगर इंटीग्रेट करेंगे, या इसी को वी एवरेज निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/t इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t और वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो जो हमारा आरएमएस और नेक्स्ट जो हमारा आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू होता है वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू और मेजर एसी इन टर्म ऑफ डीसी फॉर्मूला। IRMS निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 1/t, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, 1/t और लिमिट के साथ अगर इंटीग्रेशन करेंगे 0 to I² dt के साथ, ठीक है, इन करेंट फॉर्म में, और इन वोल्टेज टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे I² की जगह क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा। तो VRMS और IRMS का मान अभी हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट में। औसत मान क्या होता है, देखिए किसी प्रत्यावर्ती राशि के विभिन्न क्षणों पर, विभिन्न क्षणों पर प्राप्त हुए ताक्षणिक मानों के औसत को ही प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसे IA या IAVG एवं वोल्टेज के लिए V एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का औसत मान इस प्रकार से हम निकालेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो
एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे, कैसे हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का यूज़ क्या है, और कौन सा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए आरएमएस इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है।